जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। दोस्तों, इस क्लास में हम 90 प्रश्न से पहले यानी कि 89 प्रश्न को हम पहले हल कर चुके हैं, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है 90 नंबर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दारा सिकों के संदर्भ में। दारा सिकों के संदर्भ में दोस्तों आपको हर प्रश्न का एक छोटा सा यानी कि शॉर्ट नोट बनाना है, जिससे आपको कभी भी रिवीजन करने में आसानी हो, जिससे आप जल्दी से इसे रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों दारा सिकों के संदर्भ में दोनों कथनों को देख लेते हैं, एक एक बार करें। पहला कथन है, उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। यानी कि दारा सिको है, उसने गीता का किया था फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी भाषा में अनुवाद कराया था किसने? दारा सिको ने। तो दोस्तों ये कथन हमारा एकदम राइट है, पहला कथन राइट है। जो गीता का जो फारसी में अनुवाद दारा सिको ने करवाया था। अगला है, उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी है। यानी कि जो वेद है, वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा किसने दी है? दारा सिको ने दी है। ये भी पॉइंट याद रखना, दारा सिको ने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी है। तो दोस्तों इसमें तो हमारे दोनों कथन सही हो गए, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हर प्रश्न की व्याख्या को देखते हुए चलेंगे साथ के साथ। तो इसमें व्याख्या में दे रखा है कि मुगल शासक दारा सिको स्वभाव से विद्वान और सूफी था। उसे धर्म तत्वों के ज्ञाताओं के साथ चर्चा में आनंद मिलता था। उसने काशी के पंडितों की मदद से गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। यानी कि जो काशी के पंडित थे, काशी के पंडितों की मदद से गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? याद रखना, दारा सिको ने कराया था। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। और ये भी याद रखना, वेदों को दिव्य ग्रंथ किसने कहा है? तो वो भी दारा सिको ने कहा है। अगला पॉइंट है इसमें, दारा सिको ने वेदों का संकलन भी कराया और वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। उन्हें पाक कुरान से मेल खाता हुआ बताया एवं हिंदू व इस्लाम धर्म में मूलभूत अंतर नहीं मानता था। यानी कि जो दारा सिको है वो हिंदू और इस्लाम धर्म में कोई ज़्यादा मूलभूत अंतर नहीं मानता था। और जो है पाक कुरान से यानी कि मेल खाता है, यानी कि पाक कुरान है, वेदों को पाक कुरान की तरह बताया था। यानी कि इसके साथ समानता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में अली अहद कौन है? बली अहद है, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो याद रखना, बली अहद ये उत्तराधिकारी को कहते हैं। किसको? बली अहद उत्तराधिकारी को कहते हैं। जो बली अहद है वो उत्तराधिकारी को कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की भी। मुगल शासक अपने उत्तराधिकारी को बली अहद कहते थे। जो मुगल शासक थे, याद रखना, मुगल काल में मुगल शासक बली अहद को उत्तराधिकारी कहते थे। शाहजहां के काल में उत्तराधिकारी को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था तथा शाहजहां ने दारा सिको को अपना बली अहद उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यानी कि शाहजहां था वो दारा सिको को अपना बली अहद या उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मुगल काल में बली अहद किसे कहते थे? उत्तराधिकारी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बली अहद का संबंध किससे है? तो मुगल काल से है। मुगल काल में भी उत्तराधिकारी से। ये 2 पॉइंट इसमें भी याद रखना। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, मुगल उत्तराधिकारी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा सिको के बीच लड़ी गई लड़ाइयों का कालानुक्रम लगाइए। यानी कि जो मुगल उत्तराधिकारी हैं, औरंगजेब और दारा सिको के बीच जो लड़ाई लगी है उनको काल के क्रम में लगाना है। तो दोस्तों पहले हुई थी धर्मट की लड़ाई हुई थी। ये हुई थी 1658 में। कब हुई थी? 1658 में धर्मट की लड़ाई। उसके बाद हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई। उसके बाद हुआ था देवराल की लड़ाई। याद रहेगा, धर्मट की लड़ाई, धर्मड़, सामूगढ़ और देवराल की लड़ाई। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं और इन युद्धों के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये युद्ध हुए थे। व्याख्या में दे रखा है कि 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा सिको और औरंगजेब के बीच धर्मट की लड़ाई लड़ी गई। याद रहेगा 1658 में, जिसमें औरंगजेब की क्या हुई? विजय हो गई। ये पहला पॉइंट याद रखना। जो धर्मट की लड़ाई है वो 15 अप्रैल 1658 को। दोस्तों हर पॉइंट को अच्छे से याद करते हुए चलना है, या फिर इन्हें छोटे फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं। तो ये 1658 ईस्वी में इनकी ये धर्मट की लड़ाई होगी। उसके बाद है 1658 में ही ये दारा सिको और औरंगजेब के बीच लड़ी गई लड़ाई सामूगढ़ की लड़ाई थी। ये 15 अप्रैल को हुई है, ये 29 मई को हुई है।
1658 1658, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। इन दोनों युद्धों में औरंगजेब की विजय हुई। अगला है मार्च 1659 में, कब हुई थी? 1659 में अजमेर के निकट देवराल में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई लड़ी गई। कहाँ हुई थी? ये देवराल में हुई। तो देवराल का युद्ध हो गया, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुए, यानी कि औरंगजेब जीत गया। तो दोस्तों याद रखना 1658, 15 अप्रैल 1658 में कौन सा? धर्मट की लड़ाई। फिर उसके बाद 1658 यानी कि 29 मई 1658 को कौन सी? तो वो हुई थी सामूगढ़। फिर 1659 में देवराल की लड़ाई। याद रहेंगे तीनों युद्ध, या फिर इन्हें छोटे फॉर्म में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करते हुए आसानी हो। अगला प्रश्न है औरंगजेब के संदर्भ में, यानी कि 93 नंबर प्रश्न है, वो औरंगजेब के संदर्भ में है। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। एकदम राइट है, यानी कि औरंगजेब है, उसने जिंजी हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। एकदम राइट कथन है, इस प्रकार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है उसे जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों इसे हम कई बार भी देख चुके हैं कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। अगला कथन है उसने हनीफी कानून को अपनाया था, यानी कि जो हनीफी कानून है, उसने हनीफी कानून को अपनाया है। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है हमारा? ये भी सही है, औरंगजेब ने हनीफी कानून को अपनाया था, जिंदा पीर से कहते हैं, और इसने चटगांव तक अपना साम्राज्य फैलाया था हिंदू कुश से लेकर। तो दोस्तों इसमें हमारे तीनों कथन सही हैं। तो आंसर हमारा आंसर कौन सा राइट होगा? 1, 2 और तीनों सही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं साथ के साथ कि औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। याद रहेगा 4 पॉइंट, कश्मीर, दक्षिण में जिंजी और पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्व में चटगांव, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, आप सभी को पता है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला कथन इसमें सही हो गया। और अगले कथन के बारे में पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब की ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। याद रहेगा जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। अगला है औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुहैतसिब शब्द क्या है? मुहैतसिब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और मुहैतसिब के बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों मुहैतसिब के बारे में ये तीनों कथन है, इनको आप आराम से देख लेना है और अच्छे से याद करना है। मुहैतसिब जैसे हम पीछे पढ़ सके, बली है जो उत्तराधिकारी होता था मुगल काल में, ऐसे ही ये मुहैतसिब है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुहैतसिब है क्या? इन्हें प्रत्येक सूबे में नियुक्त किया जाता था, यानी कि जो मुहैतसिब है इन्हें प्रत्येक सूबे में नियुक्त किया जाता था। एकदम राइट कथन है। अगला है यह सरा और जवाबित द्वारा निषिद्ध कार्य न किए जाए इसकी देखभाल करते थे, यानी कि सरा थे और जवाबित थे, उनके द्वारा कोई निषिद्ध कार्य न किया जाए उसकी देखभाल करते थे। कौन? मुहैतसिब। तो दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा। अगला है यह राज्य के नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। इस वाले प्रश्न में भी हमारे तीनों कथन सही हो गए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही हो गए, तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी कथन सही है। पहला कथन है हमारा, पहला पॉइंट दे रखा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नागरिकों के नैतिक धर्म को संरक्षण प्रदान करने हेतु मुहैतसिब की नियुक्ति प्रत्येक सूबे में की थी। याद रहेगा जो मुहैतसिब की नियुक्ति पूरे कस्बे में, यानी कि प्रत्येक कस्बे में की जाती थी, प्रत्येक सूबे में की जाती थी। अगला है मुहैतसिब का कार्य सरा और जवाबित में निषिद्ध कार्य खुल्लम खुल्ला न किए जाएं इसकी देखभाल करना था, ताकि लोग शराब भांग का प्रयोग ना करें। अगला है पॉइंट इसमें मुहैतसिब की नियुक्ति के पीछे औरंगजेब का यह मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि औरंगजेब की सामाजिक संस्कृति की नीति है, उस कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो उसने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि औरंगजेब था
उसने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों ये एकदम कथन है, राइट है, पहला कथन राइट है, क्योंकि औरंगजेब ने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है, उसने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी, यानी कि झरोखा दर्शन की प्रथा थी वो बंद कर दी थी। ये भी कथन राइट है, क्योंकि इसने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी। अगला है, उसने अब वाव नाम का कर लगाया था। कौन सा? अब नाम का कर लगाया था। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है हमारा। क्यों? उसने अब नाम का कर ना लगाकर आमदनी के एक बड़े जरिए की इसलिए तिलांजलि दी, क्योंकि इसका प्रावधान शरा में नहीं था। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, ना कि अब नाम का कर लगाया। तीसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसकी। औरंगजेब ने नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जब जरथुस्ती रिवाज तथा जिसका ईरान के सफावी शासक पालन करते थे। अतः क्या है? पहला कथन सही है। दोबारा पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब ने नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जो जरथुस्त्री थे, जरथुस्त्री रिवाज था जिसका ईरान के सफावी शासक पालन करते थे, यानी कि ईरान के जो शासक थे वो इस रिवाज का पालन करते थे। अगला पॉइंट है, अकबर द्वारा प्रारंभ की गई झरोखा प्रथा को औरंगजेब ने बंद कर दिया था, क्योंकि इसे वह अंधविश्वासपूर्ण रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। याद रहेगा, झरोखा प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी, औरंगजेब ने समाप्त कर ली थी। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने अबवाब कर न लगाकर आमदनी के एक बड़े जरिए के इसलिए तिलांजलि दी, क्योंकि इसका प्रावधान शरा में नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। कौन सा? जजिया कर लगाया था, ना कि आव बाव कर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन है उसके संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं। देखते हैं कौन सा कथन क्या पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह थे, उनके शासन काल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में खूब लूटपाट की थी। जो नादिर शाह हैं ये मोहम्मद शाह के समय आक्रमण करते हैं, ना कि औरंगजेब के समय। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हर कथन को अच्छे से देखते हुए चलना है और बाकी व्याख्या तो हम अच्छे से देख ही लेंगे। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे रहा था, एकदम राइट कथन है। दोस्तों जो औरंगजेब था वो उसको दक्षिण भारत की लालसा हो गई थी, क्योंकि यहाँ से अच्छा जो उसका आमदनी का सोर्स मिल रहा था, तो वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसलिए इसके पतन का कारण बन गया। अगला है, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति। ये भी एक कारण है कि औरंगजेब ने मराठा नीति को अपनाया था। तो दोस्तों पहला कथन गलत हो गया, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इन तीनों कथनों के बारे में अच्छे से व्याख्या में देख लेते हैं कैसे क्या देखा है। पहला है हमारा कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में खूब लूटपाट की। क्या की? खूब लूटपाट की नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में, याद रहेगा, ना कि औरंगजेब के में। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, औरंगजेब के दक्षिण अभियान से जन धन को काफ़ी क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो मुगल पतन का कारण बना। अगला है इसमें, औरंगजेब मराठों को सही से ना ही अपना विश्वास पात्र बना पाया और ना ही शत्रु, जिस कारण उसे मराठाओं की छापामार युद्ध नीति का सामना करना पड़ा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो छापामार युद्ध नीति है वो एक युद्ध नीति पीछे से छुप छुप कर युद्ध करना, यानी कि छुप छुप कर युद्ध करते थे या पीछे से वार करते थे छुप छुप कर, उसको छापामार नीति युद्ध नीति कहते थे। करना पड़ा। मराठे मुगलों को दक्षिण में हराने पर कामयाब रहे, यानी कि मराठा थे वो मुगलों को दक्षिण में हराने पर कामयाब रहे और मुगल पतन का ये भी कारण बन गया। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमसे पूछा हुआ है मुगल शासन प्रणाली के संबंध में। पहला कथन है, मुगल शासक प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, यानी कि मुगल शासक प्रणाली थी वो अत्यधिक केंद्रित थी, एकदम राइट है। अगला है, सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था, सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था, तो दोस्तों ये गलत है।
इससे नेतृत्व राजपूतों के हाथ में नहीं था। मुगल सरदारों उमरा संगठन के प्रशासन में नई प्रणाली लागू की थी, ये भी कथन गलत है। तीसरा है, चौथा, औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया, एकदम गलत है। औरंगजेब ने छापामार पद्धति का उपयोग नहीं किया था। दोस्तों प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए आंसर राइट है। ऑप्शन ए, व्याख्या के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, यानी कि मुगल शासन प्रणाली वो अत्यधिक क्या थी, केंद्रीकृत थी। औरंगजेब के समय इसे एक सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी जिसे वजीरों ने संभालने की कोशिश की थी जो असफल रहे थे, अतः कथन ए सही है। अगला है हमारा प्रश्न वर्नियर के संदर्भ में, जो वर्नियर है उनके संदर्भ में कथन दे रखा है, पूछा हुआ है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। तो एक एक करके चारों कथनों को पढ़ लेते हैं। वर्नियर ने भारत के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया है, यानी कि जो वर्नियर उन्होंने भारत के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो दोस्तों एकदम राइट आंसर है इसका, क्योंकि वर्नियर उसने भारत के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगला है, उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है। दोस्तों याद रखना, जो वर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए वन लाइनर में कि वर्नियर ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक है, तो दोस्तों ये कथन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, वर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। दोस्तों ये भी कथन सही है, यानी कि निजी भू का स्वामित्व है, यानी कि वर्नियर के अनुसार बात हो रही है, यानी भूमि पे जो निजी स्वामित्व यानी खुद का स्वामित्व था वो उसका अभाव था। तो दोस्तों उसके अनुसार ये कथन भी राइट है। अगला है, उसके वर्णन के अनुसार भारत में अमीर तथा सबसे गरीब के बीच मध्य वर्ग है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, ये वाला कथन गलत है। क्यों, तो उसको देख लेते हैं कि वर्नियर भारतीय समाज की गरीबी का वर्णन करते हुए लिखता है कि गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नामात्र का भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था उसके अनुसार। तो दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, चारों कथनों के बारे में पढ़ लेते हैं। आंसर की बात करें तो आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। वर्नियर ने भारत में जो भी देखा उसे फ्रांस तथा यूरोप से तुलना करते हुए लिखा है। उसने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर लिखी जो गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए जानी जाती है। अगला है, वर्नियर के अनुसार सारी भूमि का स्वामी सम्राट था जो इसे अमीरों के बीच बांटता था। भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, इसलिए लोग उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे, इसलिए कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वर्नियर भारतीय समाज की गरीबी का वर्णन करते हुए लिखता है कि गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नामात्र का भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। उसमें दे रखा है कि मध्य वर्ग था, कोई भी समूह नहीं था सबसे अमीर व्यक्ति के और सबसे गरीब व्यक्ति के बीच में। तो इसलिए हमारा डी कथन गलत हो जाएगा। भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है, हमसे कथन पूछा हुआ है, उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। दोस्तों तो चलिए एक एक कथन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया, यानी कि ये जो किसके यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में वो कह रहा है कि कृषि योग्य भूमि का, यानी कि जो कृषि के लायक भूमि थी उसका एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव, यानी कि जो काम करने वाले मजदूर होते थे उसके अभाव में जो कृषि विहीन रह गया था क्षेत्र, कृषि विहीन यानी कि उस पर कृषि नहीं हो पाती थी, इन्हें श्रमिकों के अभाव के कारण, यानी कि कम थे। ये कथन सोच लेना अपने मन में। अगला कथन है, शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, यानी कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था।
दोस्तों ये भी उस लेखक का कहना है। अगला है, बंगाल का विशाल राज्य रेशम, कपास तथा नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे था। यानी कि जो बंगाल है वो विशाल राज्य है जिसमें रेशम, कपास और नील उत्पादन में मिस्र से भी आगे था। तो दोस्तों ये 3 कथन किसने कहे हैं? तो आपको बता दें ये 3 कथन कहे हैं वर्नियर ने। किसके कथन है? ये 3 कथन है वर्नियर के। 3 कथन वर्नियर के। इन कथनों को एक बार और पढ़ लीजिएगा अपने मन में, जो वर्नियर ने क्या क्या कथन कहे। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं तो आप उन्हें अच्छे से हल कर पाएंगे। उपरोक्त विवरण मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विषय में वर्नियर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर की संज्ञा दी है? यानी कि जो मुगल शहर थे उसको सिविल नगर की संज्ञा किसने दी है? तो याद रखना, सिविल नगर की संज्ञा वर्नियर ने दी है। किसने दी है? वर्नियर ने। याद रहेगा, मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर की संज्ञा वर्नियर ने दी है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15%, कितना प्रतिशत? 15% भाग नगरों में रहता था, जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर कहा है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व को बनाए रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उल्लेखनीय है कि वर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण किया है। दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण किसने दिया है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? आप लगाएंगे किस पर? वर्नियर पे। वर्नियर पर टिक लगाएंगे। और सिविल नगर कहा है मुगलों को, तो ये भी वर्नियर ने कहा है। 2 पॉइंट ये भी आपको याद रहेंगे, या फिर नोट कर लीजिएगा कोई छोटे फॉर्म में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा नोट करते हुए, लेकिन आप जब रिवीजन करेंगे तो फटाक से रिवीजन हो जाएगा पूरी भी क्लासों का और आपको अच्छे से ये क्लियर रहेंगे। अगला है प्रश्न, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आइन ए अकबरी के लेखक का उद्देश्य क्या है? आइन ए अकबरी, क्या नाम है? अबुल फजल द्वारा लिखी गई है आइन ए अकबरी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? तो साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता है। ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता है। ये इसका आइन अकबरी का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं आइन अकबरी के बारे में। तो अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अबुल फजल द्वारा आइन अकबरी। उसमें व्याख्या में लिखा है कि 16वीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहासकारों को समझने के लिए आइन अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसमें खेतों की नियमित जुताई, करों की उगाई, राज्य व जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, आइन अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। यह इसका उद्देश्य था मुख्य। अगला प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि जो जमींदार वर्ग के लिए मुगल काल के संदर्भ में, ये भी याद रखना कि जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये मुजरियान शब्द का प्रयोग, जो जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मुगल काल के भारतीय या फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे, ना कि जमींदार को। भारतीय किसान के लिए, यानी कि भारतीय किसान थे, भारतीय किसान के लिए रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि जमींदार वर्ग के लिए। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला है, वे खेतीहर जो मजदूर गांव में ठेके पर खेती करते थे उन्हें पाही कास्त कहलाते थे। क्या कहते थे? पाही कास्त। दोस्तों ये वाला कथन राइट है, यानी कि खेतीहर
जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे उन्हें क्या कहते थे? पाही काश्त कहलाते थे। याद रहेगा, पाही काश्त किसे कहते हैं? जो दूसरे गांव पर खेती कर यानी कि ठेके पर यानी कि किराए पर या फिर पैसे की जो भूमि ले लेते हैं उसको पाही काश्त कहते थे। पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भारतीय फारसी किसान है। अगला है 17वीं सदी के स्रोत से 2 प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, खुद काश्त, पाही काश्त। खुद काश्त वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। पाही काश्त वे किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे अगर करों की शर्तें दूसरे गांव में बेहतर हों और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक तंगी के कारण भी ये क्या करते हैं? पाही काश्त बन सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो मुगल कालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है सही कथन। दोस्तों एक कथन पढ़ते हैं कि पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी, एकदम राइट कथन है। कहीं कहीं बारिश सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, यानी कि कहीं बारिश होती थी कहीं सिंचाई, तो वहाँ पर क्या होगा? जो पैदावार वो अधिक होगी, कहीं पर कमी होगी। अगला है सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता है, ये भी कथन सही है। यानी कि सबसे अच्छी फसल थी, सर्वोत्तम थी, उन्हें जिन्स ए कालिम कहा जाता था, ये भी कथन हमारा राइट है। दोस्तों इसमें से दोनों कथन क्या हो गया? हमारे राइट हो गए, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं दोनों कथनों के बारे में कि मुगल काल में जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहाँ साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थीं। आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थीं जबकि दिल्ली में 43 फसलों की पैदावार होती थी तथा बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्मों के उत्पादन की जानकारी मिलती है। अगला है सर्वोत्तम फसलों के लिए जिनसे कामिल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गन्ना तथा कपास फसलें इसमें शामिल थीं, अतः कथन 2 भी क्या है हमारा सही है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था, यानी कि किसान थे उस पर अपनी जमीन का व्यक्तिगत अधिकार था, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार था मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था में। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है। अगला है पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदायों से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे, ये भी कथन क्या है दोस्तों? राइट है हमारा। अगला है जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, यानी जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। दोस्तों ये भी कथन राइट है। अगला है बंगाल में ग्रामीण दस्तकों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि में मीरास वतन भी कहा जाता था। दोस्तों ये वाला कथन क्या है? गलत है। क्या है? ये वाला कथन गलत है। दोस्तों ये क्यों गलत है ये व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में सभी ऐसी जमीनें दस्तकों की मीरास या वतन बन गई थी जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है हमसे, क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा हुआ है। उसमें क्या पूछा है? गलत कथन। पहला है मुगलों के केंद्रीय इलाकों पर कर की गणना तथा वसूली नगद व जिन्स दोनों रूपों में की जाती थी। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों? जिन्स रूपों में नहीं की जाती थी, केवल नगद रूप में की जाती थी। किसमें? नगद रूप में। अगला है किसी भी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं के श्रम की भागीदारी बढ़ जाती थी। दोस्तों ये कथन सही है।
अगर किसी भी केंद्रीय इलाकों में अगर किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो क्या होती, बढ़ती थी। अगला है तलाकशुदा विधवा महिलाओं को कानून शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। दोस्तों इसमें नहीं दे दिया गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति दी गई थी, ना कि नहीं दी गई, तो इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। आंसर की बात करें तो कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3 सही है। आगे व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों की। व्याख्या में दे रखा है कि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली दोनों नगद में की जाती थी। किसमें? नगद में, यानी कि कर की गणना की जाती थी और कर की वसूली दोनों नगद रूप में की जाती थी। दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। अगला पॉइंट है किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता है उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती है, इसलिए कथन 2 सही है। पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। तीसरा है तलाकशुदा तथा विधवा महिलाएं दोनों ही कानून शादी कर सकती थी, ना कि नहीं। ये भी कथन क्या है? राइट हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। उसमें क्या रखा था? नहीं करती थी। अगला है प्रश्न अगला, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महिलाओं को संपत्ति तथा पुश्तैनी हक मिलता था। एकदम राइट। क्या? एकदम राइट है। जो महिलाएं थीं उन्हें पुश्तैनी और संपत्ति का हक मिलता था। दूसरा है विधवा महिलाओं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, यानी कि विधवा महिलाएं वो भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, यानी कि जो विधवा महिला थी वो किसी भी संपत्ति को बेच सकती थी। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों? राइट हो जाएगा। अगला महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। क्या नहीं थी? गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों आपको बता दें जो विधवा महिलाएं थीं वे संपत्ति को विक्रय करने के लिए जो महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदार को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों आपको बता दें महिलाओं को मिली ज़मीनें, यानी कि महिलाओं को मिली ज़मीनें वे खुद में क्या थी? एक स्वायत्त थी। क्या थी? स्वायत्त। उसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा कथन है बंगाल में महिलाएं जमींदार पाई जाती थी, यानी कि बंगाल थे उसमें महिला जमींदार पाई जाती थी। दोस्तों ये वाला कथन क्या है? एकदम राइट हो जाएगा। महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। दोस्तों 1, 2, 4 कथन सही है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1, 2, 4। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं कि मध्यकाल में बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। अगला है विधवा महिलाएं विशेषकर पंजाब पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। अगला पॉइंट है हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वायत्त थीं। अगला है बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थीं। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी तथा मशहूर जमींदारियों में से एक थी। राजशाही की जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। अगला प्रश्न हमारा मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर योग कीजिए। ये शब्द है, इनसे संबंधित कार्य हैं। पहला है परगना। परगना क्या था? ये मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रतिमंडल था। मुगल शासकों में एक प्रशासनिक प्रतिमंडल था। अगला है पेशकश। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, यानी कि पेशकश है मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। एकदम सही है। अगला है पाइक। पाइक क्या है? तो असम राज्य के ऐसे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती? सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। तो दोस्तों ये वाला खत्म करो, क्योंकि ये अहोम राज्य के व्यापारी थे। इसमें दे रखा है अहोम राज्य के व्यापारी, लेकिन जो पाइक होते थे वो असम राज्य के ऐसे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक थे, सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, ना कि ये व्यापारी थे। तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न में चलते हैं।
आगे व्याख्या में देखा है कि उपयुक्त युग्मों का सुमेलन निम्न प्रकार है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक पृष्ठमंडल। पेशकर मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की मुगल भेंट थी। पेशकर पायक ये असम राज्य के ऐसे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अमीन प्रांतों में राजकीय नियमन कानून का पालन सुनिश्चित कराता था। अगला है मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। ये भी राइट है और पहला भी राइट है। अगला है कड़कूत तथा भौली फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। जो कड़कूत थे और भौली फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। कौन? जो कड़कूत और भौली फसल के राजस्व उगाने के दो तरीके थे। दोस्तों ये भी राइट है, ये भी राइट है, तीनों राइट है इसमें। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं अगले प्रश्न में। व्याख्या में देखा है कि अमीन एक अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है। अगला है मनसबदारी पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदार को नगद भुगतान किया जाता था तथा जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। हर समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता था। अगला है कड़कूत तथा भौली फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। इसमें कड़कूत का अर्थ है अनाज का अंदाजा लगाने तथा भौली का अर्थ है बटाई। भौली का अर्थ क्या है? बटाई। याद रहेगा, कड़कूत अनाज का अंदाजा लगाना, भौली बटाई। भौली क्या थी? बटाई। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 17वीं सदी के कृषक आंदोलन के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों ये कथन क्या है? गलत है। जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है दीवार पर पूरे राज्य की वित्तीय रेख देख की जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों ये वाला कथन सही है। जो दीवार होते थे वो पूरे राज्य की वित्तीय रेख देख की जिम्मेदारी रखते थे। तो दोस्तों दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कितने 20 प्रश्न, हमने भी पूरे कर लिए 20 प्रश्न। दोस्तों अगली क्लास में हम 110 नंबर प्रश्न से कितने से 110 नंबर प्रश्न से अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे रखेंगे और इसी प्रकार मैं व्याख्या सहित यानी कि व्याख्या सहित हम प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपको इन व्याख्याओं में से साथ के साथ कॉपी में शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है। बहुत शॉर्ट नोट बनाना चलना है, पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि कोई शब्द आ गया, यानी कि कोई वाक्य आ गया, उसके बारे में जान लेना है। और ये शब्द किससे संबंधित है, किस शासनकाल से संबंधित है, कैसी प्रशासनिक, कैसी कृषि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आप सभी को नोट करते हुए पॉइंट चलना है। जिससे कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी किसमें रिवीजन करने में। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।